मेम्ब्रेन होता है। और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा मतलब क्या होता है? कोशिका द्रव्य। और इसी कोशिका द्रव्य के अंदर क्या पाया जाता है? ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स मतलब कोशिका। जैसे देखो, जैसे जीवन जीने के लिए हमें मतलब किसकी आवश्यकता होती है? हाथ पैर ये सब, है ना। तो उसी प्रकार से एक कोशिका को, है ना, जीवित रहने के लिए, या ऐसे बोल सकते हो कि एक कोशिका को अपना लाइफ या बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होता है उसको चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सेल ऑर्गेनेल्स की आवश्यकता होती है ना। जैसे कि कोई भी ऑर्गन जो होता है वो डैमेज हो जाता है तो फिर एक विकृति उत्पन्न हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से यदि जो सेल्स होता है उसका अगर कोई भी एक ऑर्गेनेल्स जो होता है उसमें खराबी आ जाती है तो फिर क्या होता है? वो जो कोशिका होता है वो वहीं पर उसका जो ग्रोथ होता है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। तो क्या कह सकते हैं हम कि सेल ऑर्गेनेल जो होता है वो कोशिका को क्या करके रखता है? कंट्रोल करके रखता है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स होता है। तो सबसे सेल ऑर्गेनेल्स, तो सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले क्या देखेंगे हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो सब यहाँ एक रफ टाइप का समझाने के लिए एक डायग्राम बना देते हैं। ये क्या है? अपना जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल। तो ये जो एनिमल सेल होता है इसके चारों तरफ, है ना, एक झिल्ली आवरणित होती है। इसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है। इसको क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्मा, है ना। ये सेल है, सेल को चारों ओर से घेरा हुआ क्या पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्मा। ठीक, अब उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड देखते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखो, पिछली कक्षा में आप लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा ही होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं पर संपूर्ण, जिसकी हम कुछ खाए हैं, है ना, मतलब फूड मटेरियल्स ये सब लिए हैं, तो हमें ऊर्जा मतलब ऊर्जा जो एनर्जी जो होती है वो हमें प्राप्त होती है। तो जो ऊर्जा होती है वो कहाँ पर संग्रहित होता है या कहाँ पर बनता है? इसी माइटोकॉन्ड्रिया में संचित करके वो रहता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा का पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसकी खोज किसने किया था? आल्टमैन ने किया था। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना। मतलब सेल्स को ये क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद होता है, ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद देखते हैं हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है इसकी खोज किसने किया था? कैमिलियो गोल्गी ने किया था। इसके लिए इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एक प्यारेनुमा संरचना होती है। कैसा होता है? प्यारेनुमा संरचना। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन फंक्शन होता है, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो उस समय स्पर्म का निर्माण करना होता है। तो स्पर्म का निर्माण जब होता है तो उसमें एक्टोसोम का ये क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। इस स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब शुक्र जनन की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, अब उसके बाद फोर्थ हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या कहा जाता है? ERB कहा जाता है। इसकी खोज किसने किया था? पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम जो होता है ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस जब होता है, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो उस समय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो हेल्प करता है क्या बनाने के लिए?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब जिसमें खुरदुरा या दानेदार जो कण जो होता है वो नहीं पाया जाता, उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनमें खुरदुरा कण पाया जाता है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब उसके बाद पांचवा है, क्या है, राइबोसोम। देखो राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम को और क्या और किस नाम से जानते हैं आप लोग? प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। क्यों कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री? क्योंकि राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन बनाता है या प्रोटीन का क्या करता है, ये सिंथेसिस करता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और इस राइबोसोम की खोज किसने किया था? किसने किया था? पैलेडे ने किया था। ठीक, अब उसके बाद राइबोसोम हो गया। अब क्या देखेंगे? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, क्रोमो मतलब होता है कलर। देखो क्रोमोसोम जो होता है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। ये क्रोमो मतलब होता है कलर और सोमा मतलब होता है बॉडी, है ना। सोमा मतलब होता है बॉडी, अर्थात क्रोमोसोम जो होता है वो कैसा होता है? देखो सबसे पहले तो ये कि क्रोमोसोम जो होता है वो किस में पाया जाता है? किस में पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है। और डीएनए किस में पाया जाता है? साइटोप्लाज्मा। और साइटोप्लाज्मा जो होता है वो किस में पाया जाता है? हमारे सेल्स में। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रोमोसोम्स, है ना। तो क्रोमोसोम्स जो होता है वो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। क्रोमो मतलब कलर और सोमा मतलब बॉडी। तो क्रोमोसोम्स का डेफिनेशन आप कैसे करोगे कि क्रोमोसोम जो होता है वो हमारे बॉडी में या डीएनए जो होता है उसमें एक पतले धागे नुमा संरचना के रूप में रहता है, जिसको कहा जाता है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम जो होता है उसकी खोज किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने किया था। किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने। और इस क्रोमोसोम जो नाम है उसको किसने दिया? वाल्डेयर ने दिया। क्रोमोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है? ये जो होता है वो लिंग निर्धारण करता है। क्रोमोसोम कितने प्रकार का होता है ना। हम जानते हैं कि एक्स क्रोमोसोम्स को क्या कहा जाता है? डॉटर। क्या कहा जाता है? डॉटर। और एक्स वाई को क्या कहा जाता है? पुत्र, है ना। मतलब एक्स क्रोमोसोम को लड़की और एक्स वाई क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है? लड़का। मतलब ये जो होता है वो लिंग निर्धारण का कार्य करता है। अब उसके बाद क्या देखेंगे हम? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो होता है उसको क्या कहा जाता है? केंद्रक। और केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। याद रखिएगा आप लोग कि रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन जो होता है, रॉबर्ट हुक जो होता है और रॉबर्ट ब्राउन जो होता है वो अलग अलग वैज्ञानिक है। रॉबर्ट जो हुक होता है वो किसका खोज किया था? सेल का खोज किया था। और रॉबर्ट जो ब्राउन है वो किनका खोज किया? न्यूक्लियस का खोज किया था। कब किया था? 1831 में किया था। तो न्यूक्लियस मतलब केंद्रक जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल मतलब आनुवांशिक पदार्थ। इसी आनुवांशिक पदार्थ की वजह से क्या होता है? पेरेंट्स की मतलब पहचान भी होती है। जैसे कि जो संतति जो होता है वो पेरेंट्स के समान दिखाई देते हैं, है ना। तो जेनेटिक न्यूक्लियस क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल्स को एक जनरेशन टू जनरेशन क्या करता है? ये पास आउट करते रहता है। उसके बाद आता है डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फंक्शन क्या होता है? डीएनए भी क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल्स को एक कोशिका से मतलब जेनेटिक मटेरियल को वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करता है? पास आउट करता है ना। अब उसके बाद होता है आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है वो क्या करता है? राइबोन्यूक्लिक जो एसिड होता है वो
जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम। तो क्या करता है ये आरएनए राइबोसोम का हेल्प करता है। कब करता है? जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है तब, और उसका फॉर्मेशन होता है तब। तो ये हमारा सेल और सेल ऑर्गेनेल जो होता है वो चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाता है। अब क्या देखेंगे हम? सेकेंड यूनिट देखते हैं। सेकेंड यूनिट मतलब फर्स्ट यूनिट में यही सब आप लोग पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? सेल पढ़ोगे, सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ोगे। सेल ऑर्गेनेल्स में आप लोग पढ़ोगे क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक